फिक्स्ड जॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फिक्स जॉइंट के बारे में। ऐसे जॉइंट्स, ऐसे जोड़ आपके शरीर के जो कभी हिलते नहीं हैं, जिनको आप मोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपके फिंगर्स हैं, उसमें कई जोड़ हैं, लेकिन आप अलग अलग जोड़ से अपनी उंगली को मोड़ सकते हैं। लेकिन कई जोड़ ऐसे होते हैं आपके शरीर में जिनको आप मोड़ नहीं सकते, जो फिक्स हैं, एकदम स्थिर है, जो हिलते नहीं हैं, जिन मतलब जिस उस पार्ट से आप अपने शरीर को बैंड नहीं कर सकते हो, आप मोड़ नहीं सकते, आप हिला डुला नहीं सकते हो। वो अगर चीज़, वो हड्डी जो स्ट्रेट है आपकी, वो जोड़ फिक्स रहते हैं, उस जगह से आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो उन जोड़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु वी हैव डिस्कस्ड सो फार। कुछ जोड़ ऐसे हैं जो हड्डी इन आवर हेड, बिटवीन बोन्स इन आवर हेड, मतलब हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं उनके बीच में जो जोड़ है, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, जो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं जोड़ों के बारे में, उनसे काफ़ी दूर है। दूर मतलब काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी एकदम, मतलब ये जोड़ हिलते नहीं हैं। हमारे सिर के अंदर जो हड्डियाँ हैं उनमें जो जोड़ लगे, आप देखो अपने सिर को हिला सकते हैं, लेकिन आप अपने सिर को पूरा गर्दन से हिला सकते हो, सिर को बीच में किसी पार्ट को अलग नहीं कर सकते हो। आप अपना आधा सिर नहीं हिला सकते, आप माथे से ऊपर नहीं हिला सकते, आप अपना ये साइड का जोड़ चीक देखिए आप वो नहीं हिला सकते। आप मुंह तो खोल सकते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा करके वो जॉइंट को खोल नहीं सकते ना। आप अपने ईयर्स को अलग कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई पार्ट आप खोल नहीं सकते। आप पूरी की पूरी गर्दन ही अपने मूव कर सकते हैं। तो ये जोड़ फिक्स है, जो कभी भी हिलते नहीं है। सो जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड। जब आप अपना मुंह चौड़ा करते हो, यू कैन मूव योर लोअर जो अवे फ्रॉम योर हेड। आपका जो नीचे का जबड़ा है वो आपके हेड से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। यस, इज़न्ट इट? क्या ऐसा होता है? नहीं, वो थोड़ा खुलता है लेकिन अलग नहीं होता। आप अपना मुंह चौड़ा कीजिए, खोलिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका मुंह खोलने से आपका जो जोड़ है, जो जबड़ा आपका जो है ऊपर का, अपर लो जो लोअर जो, वो थोड़े खुलते तो हैं लेकिन वो अलग नहीं हो पाते हैं, वो अलग नहीं होते और ना ही वो ज़्यादा चौड़े हो पाते हैं। एक लिमिट में चौड़े हो पाते हैं, थोड़ा सा खुलता है आपका मुँह और फिर वो वहीं फिक्स रहते हैं। इसके अलावा आपके शरीर के अंदर, आपकी हेड के अंदर कितने ही जोड़ हैं हड्डियों के, जो अलग नहीं है। आपके दिमाग में भी जोड़ है लेकिन वो अलग नहीं होते। ट्राई टू मूव योर अपर जो। आप अपना अपर जो को अलग करने का कोशिश कीजिए, या वो दूर जाता है या अलग होता है। नो, आर यू एबल टू मूव इट? क्या आप ये कर सकते हो? आप ये करने में सक्षम हो? नहीं। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जो एंड द लेफ्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड जॉइंट। देयर इज अ जॉइंट, यहाँ एक जोड़ है, बिटवीन द अपर लो एंड द रेस्ट ऑफ द हेड, सिर के बचे हुए हिस्से में और अपर जो में। आपका जो ऊपर का जबड़ा वो और सिर के बीच में ऐसे फिक्स जोड़ है, जिनसे आप अपने जोड़ को अलग नहीं कर सकते, ज़्यादा खोल भी नहीं सकते आप अपना मुँह। आप ऊपर का और नीचे का जबड़ा थोड़ा सा खोल लेते हो, लेकिन ऊपर के जबड़े के और सिर में बीच में जो कलेक्शन है आपका, वो हटता नहीं है। वहाँ के जोड़ अलग नहीं हो सकते, वहाँ से आप अपना सिर अलग अलग नहीं हिला सकते। वो जब भी हिलेगा इकट्ठा ही हिलेगा। आपके सिर हमेशा गर्दन से हिलेगा और थोड़ा सा मुँह खुलेगा आपका, और जो अंदर जोड़ है वहाँ से आप अपनी बॉडी को अलग मूव नहीं कर सकते हो। We discussed only some of the joints that can connect part of our body. हमने वही अब तक डिस्कस किया है, some of the joints, कुछ जोड़ ऐसे हैं जो कनेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड है। What gives the different part of the body their different shapes? वो क्या चीज़ है आपकी बॉडी का, ऐसा डिफरेंट पार्ट्स, कौन से अलग पार्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को डिफरेंट शेप देते हैं? आप देखिए जॉइंट्स हैं तो उसमें बॉडी मूव करते हो, लेकिन आपकी शेप कैसे बनती है? कौन से पार्ट्स है, कौन सी ऐसी बॉडी का आपका पार्ट है जो आपको बॉडी को शेप देता है? आपके हाथ पैर अलग अलग हैं, आपके लेग्स अलग हैं, आपके स्टमक, आपकी गर्दन अलग अलग है, तो ये शेप कहाँ से मिलती है आपको? कौन से पार्ट से मिलती है? आपका शरीर ऐसे क्यों बना हुआ है? इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप एक गुड़िया बनाना चाहते हो, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट? आप सबसे पहले क्या बनाओगे? परहैप्स द फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। शायद सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, एक ढांचा बनाओगे। इसके लिए आप पहले लाते हो और पैर बनाते हो, हाथ पैर खड़ा कर देते, तारे से हाथ बना देते हो, तार जोड़ देते हो, लगा देते हो, एक सीट बना देते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर स्टफिंग करते हो, फिर कपड़ा लगाते हो, फिर उसकी पूरी शेप बनती है। तो जो तार वाला काम आप करते हो, स्ट्रक्चर वाला, यही हमारी बॉडी का स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, टिका हुआ है। पहले हमारे अंदर हड्डियाँ, उसके अंदर जॉइंट्स हैं, जिससे हमारी हाथ पैर सब बने हुए हैं, हमारी बॉडी का पूरा पार्ट बना हुआ है। फिर उसके ऊपर पूरी नसें हैं, पूरा मांस है, पूरी स्किन है, पूरे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे, और स्किन से ढका हुआ हमारी बॉडी, और फिर हमारा पूरी शरीर बनता है। लेकिन अंदर क्या है? स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा है।
इजंट इट? क्या ऐसा होता है? आप बनाते हो? यस। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए that firm framework to give a shape to our body. All the bones in our body, हमारी बॉडी की सारी हड्डियाँ मिलकर एक फ्रेमवर्क को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं एक फ्रेमवर्क। जैसे एक फ्रेमवर्क ढांचा होता है, पहले कच्चा ढांचा बनाते हैं, ढांचा बना के उसके ऊपर फिर चीज़ें भर भर के उसको पूरा फिलअप करते हैं, पूरा बॉडी को तैयार करते हैं किसी भी चीज़ को। वैसे ही हमारे अंदर की जो हड्डियाँ हैं वो हमारे शरीर को एक ऐसा शेप देती है, एक फ्रेमवर्क बनाती हैं और फिर हमारे शरीर को एक शेप देती हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। ये फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? स्केलेटन। आप देखिए, ये देखिए, ये हड्डियों का ढांचा। आप देखिए, ये देखिए हड्डियों का ढांचा। ये पूरा का पूरा स्केलेटन हमारे शरीर का है, जिसके ऊपर पूरा मांस है, बॉडी है, हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं और फिर हमारी स्किन से हमारा बॉडी पूरी ढकी हुई है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हम कैसे जानते हैं कि एक ह्यूमन स्केलेटन है? ये जो शेप है ह्यूमन स्केलेटन है, कैसे जानते हैं, हम कैसे कह सकते हैं इसको ह्यूमन स्केलेटन? We can have some idea about the shape and numbers of bones in some parts of our body by feeling them. We can have some idea, हमारे पास कुछ विचार हो सकते हैं about the shape के बारे में, and numbers of bones, हड्डियों के बारे में, हड्डियों की संख्याओं के बारे में, in some parts of our body by feeling them, मतलब हमारे शरीर में कुछ हड्डियाँ और शेप के बारे में कुछ विचार है हमारे पास, मतलब हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, हड्डियों की मात्राएँ कितनी हैं, और फिर उस बारे में हम अपनी शेप के बारे में पता लगाते हैं कि हड्डियों की मात्राएं कैसी हैं और किस किस ढांचे में बना हुआ है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वन वे, एक तरीका है, वी कुड नो दिस शेप, हम इस शेप के बारे में जान सकते हैं। बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे। अब एक्सरे कराया होगा कि आपने बच्चों, कभी अगर आप एक्सरे कराते हो तो एक्सरे में क्या होता है, आपके इंटरनल पार्ट्स पूरे उसमें आते हैं, इंटरनल हड्डियाँ। आपको जब कोई चोट लग जाती है कभी कभार तो आपने एक्सरे करवाते हो, आपको एक्सरे की सलाह दी जाती है। उसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डियाँ हैं वो पूरी दिखती हैं आपको, आपका पूरा एक एक जोड़ दिखता है उस एक्सरे के अंदर। आपकी चेस्ट हो, आपके स्टमक हो, आपकी हैंड्स हो, आपके लेग्स हो, आपका हेड हो, पूरा इंटरनल पार्ट आपको दिखता है, जिस वजह से कि आपको पता लगता है कि कहाँ चोट लगी हुई है। चोट के बारे में पता लगाने के लिए आपको एक्सरे कराते हो आप, तो हमें आपकी पूरी बॉडी की शेप आ जाती है, उसमें पूरी की पूरी अंदर की तस्वीर, आपका पूरा ढांचा आपका दिखता है कि अंदर से आपकी हड्डियों का ढांचा कैसा है, उसे बोलते हैं स्केलेटन, जिसमें आप अपने शरीर का पूरा ढांचा देख सकते हो, एक एक हड्डी का एक जोड़ देख सकते हो। तो एक्सरे से हम अच्छी तरह से अपनी शेप के बारे में जान सकते हैं। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म्स। फील द बोन्स, अपनी हड्डियों को अपने फील कीजिए, ठीक है। अपर आर्म्स, आप देखिए आगे की बाजू, आगे की जो अपर आर्म्स, ऊपर के जो आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, आगे के आपके पैर, आगे के हाथ, आपके पैर देखिए, लोअर लेग, पीछे की टांगे, ठीक है, एंड अपर लेग, मतलब लोअर लेग मतलब आपकी घुटने से नीचे की टांगे, घुटने से ऊपर की टांगे। फोर आर्म्स मतलब ऊपर की कोहनी से ऊपर का, और अपर आर्म्स, ये फोर आर्म्स आपका जो हाथ जो हिलता है कोहनी से नीचे, और अपर आर्म्स कोहनी के ऊपर, मतलब ये आपके चार जो डिवाइड किया हुआ है, यहाँ से जोड़ है, आपके शोल्डर पे जोड़ है कोहनी तक, कोहनी से जोड़ है आपके हाथों तक, कलाई तक, उसके बाद फिर जोड़ है आपकी उंगलियों में जोड़ जाते हैं। आप देखिए आपकी हिप से थाई तक, घुटने तक जोड़ है, घुटने से फिर आपका नीचे तक जोड़ है एंकलेट से, उसके बाद फिर आपकी उंगलियों में अलग अलग जोड़ है। तो ये सारे जोड़ मिलाकर आपके पूरा ढांचा बना हुआ है जिस तरह आप खड़े होते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर आपके बीच में स्टमक आ जाता है, आपकी चेस्ट है, आपकी रिब केज है, आपके हेड है आपका, वो सब जोड़, वो सब मिलकर आपका ढांचा बनाते हैं। ट्राई टू फाइंड द नंबर्स ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। आप हर भाग में नंबरों, हड्डियों की संख्या गिनिए कितनी है। कई वर्ष में बहुत लंबी हड्डियाँ हैं, बहुत लंबी हड्डियाँ, सबसे लंबी हड्डी आपकी थाई होती है, थाई हड्डी सबसे लंबी होती है, और कई आपकी हड्डियाँ बहुत छोटी होती हैं, कान की हड्डी बहुत छोटी होती है, कई बहुत छोटी हड्डियाँ हैं, कई आपने देखिए थोड़ी उंगली की हड्डियाँ देखिए आप, उसकी लंबाई कितनी है। आप थाई हड्डी देखिए, अपनी लेग्स की हड्डियाँ देखिए, अपनी बैकबोन देखिए आप, तो हड्डियों की लंबाई डिफरेंट है, लेकिन मात्राएं भी इसकी कितनी है, मात्राएं भी कितनी है हड्डियों में, शरीर में आप देखिए। सिमिलरली फील द बोन्स टू ऑफ योर ankle and knee joints and compare these with the X-ray images। आप कंपेयर कीजिए
अपनी हड्डियों को, अपने एंकल, अपने टखने की हड्डियाँ और अपने घुटने की टंकियों हड्डियों को देखिए, आप जोड़ों को देखिए और उन्हें कंपेयर कीजिए एक्सरे मशीन से। ठीक है, मतलब एक्सरे मशीन में आप अपनी घुटनों की और अपने टखने की हड्डियों को देख सकते हैं और उन्हें गिन भी सकते हैं। बेंड योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को मोड़िए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप उन्हें हर जॉइंट पर मोड़ सकते हैं? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, आपकी मध्य की उंगली में कितनी हड्डियाँ हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम, अपने हाथों की बैक को देखिए, आपकी हथेली जो है, हथेली का जो बैक साइड है उसको देखिए आप। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, यस, आपको कई हड्डियाँ दिखेंगी। आप अपनी हड्डियों की बैक साइड देखिए, जैसे ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ये देखिए ये मेरा हाथ है, ये जो साइड है हमारे हाथ की, इस साइड में जो नसें दिख रही हैं आपको, ये नसें क्या, ये हमारी हड्डियाँ हैं। ये देखिए ये हमारी हड्डियाँ हैं, ये आपको दिखेंगी। इस तरह उंगलियों को, हमारी हड्डियाँ निकल रही हैं और वो आगे जाके उंगलियाँ बनती हैं हमारी, ठीक है, उंगलियों की हड्डी बनती है। उंगलियों में फिर 3 जोड़ है हमारे, देखिए 3, अब आप अपनी उंगलियों को तीनों जोड़ों से मोड़ सकते हैं। पहले लंबी हड्डियाँ उंगलियों तक जाती हैं, उंगलियों से फिर हमारी हड्डियाँ अलग अलग जोड़ों में बटी हुई हैं। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी कलाई लचीली है, क्या वो मुड़ सकती है? यस, वो मुड़ सकती है। आप अपनी कलाई को पूरा घुमा सकते हैं, पूरे डायरेक्शन में, पूरे गोलाकार में घुमा सकते हैं। इट्स मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, ये कई छोटी छोटी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं। मतलब अगर एक हड्डी होती तो ये शायद ना मुड़ पाती, ये कई छोटी छोटी हड्डियाँ, जैसे कोई बैरल होता है, जैसे कोई चीज़ छोटे छोटे जॉइंट से बनी होती है, तो वो पूरी आप कड़े, जैसे कहीं आप कड़े पहनते हो, जैसे अब जुड़े होते हैं, वो गोलाकार होते हैं, वो आराम से मुड़ जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत छोटी छोटी हड्डियों की चेन टाइप बनी होती है, चेन जैसी होती है, उसमें से अपनी हड्डी को, अपनी रिस्ट को पूरा का पूरा घुमा सकते हैं, नहीं बोलते कार्पल्स, उन हड्डियों का नाम है कार्पल्स। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होता अगर ये एक ही हड्डी होती, ठीक है, तो ये ना मुड़ पाती। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल, अब लंबा सांस लीजिए और कुछ टाइम के लिए उसे मतलब होल्ड कीजिए सांस को। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। आप लंबा सांस लीजिए, देखिए आप फील करेंगे आपकी चेस्ट की जो बोन है, आपकी चेस्ट की जो हड्डी है और आपकी बैक बोन की है, वो जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। मतलब आपको एक फील होता है जैसे कुछ अंदर आपके इनहेल हो रहा है, आप पहले लेते हो फिर आप छोड़ते हो, कुछ प्रेस होता है आपकी बैकबोन की हड्डी पर और आपकी बैक की हड्डी पर और आपकी चेस्ट की हड्डी पर, कुछ प्रेस होता है, जेंटली सा, स्मूथली सा प्रेस होता है, जैसे कुछ आपको प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत ही जेंटली होता है, आपको फील नहीं होता, आपको बुरा नहीं लगता, मतलब आप पर वो हार्ड नहीं होता, बहुत ही जेंटली कोई प्रेशर होता है आपकी बैकबोन की हड्डी पर भी और चेस्ट की हड्डी पर भी। जैसे हम कुछ ऊपर की ओर खींचते हैं और फिर नीचे की ओर छोड़ते हैं, तो सेम टाइम, मतलब छोड़ते हुए भी और लेते हुए भी सांस आपको फील होता है। ये देखिए रिब केज हमारा, ये सारे फेफड़े हैं, ठीक है, इनसे हम सांस लेते हैं। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, चेस्ट की हड्डियाँ जो है एज पॉसिबल आप गिनिए कितनी है ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Observe figure 8.10 carefully. ऑब्जर्व फिगर ऑफ 8.10 फिगर देखिए केयरफुली, आप ध्यान से देखिए एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। आप फील कीजिए कि हम चेस्ट बोन से क्या फील करते हैं, आपको कैसा लगता है इनको देख के, मतलब ये ढांचा को देखते हो क्या फील करते हो। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, आप देखती हो कि जो रिब्स हैं कि काफ़ी क्यूरियसली, मतलब उत्सुकता से है, मतलब काफ़ी मुड़े हुए हैं, कितने तरीके से मुड़े हुए हैं, कैसी शेप से मुड़े, आप देखिए कैसे शेप से, ऊपर ये कम चढ़ाई है, चढ़ाई बढ़ती जा रही है आपकी, फिर आपकी पूरी बैकबोन तक, आपकी हिप की हड्डी तक फैल जाती है, ये आपकी कमर से नीचे तक आपकी हड्डियाँ फैल जाती हैं, ये पूरी
और ये आपकी बैकबोन है पीछे की। दीज आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। हर चेस्ट के एक साइड पर, हर मतलब 2 साइड है आपकी, तो एक साइड पर 12 रिब्स हैं। These are 12 ribs on each side of the chest. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. हमारे शरीर के कई इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस रिब केज के अंदर बसे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं, मतलब जैसे फिक्स है इसके, जैसे कि हमारा हार्ट है वो इसके अंदर ही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूरे शरीर को खून की आपूर्ति करता है, हमारे शरीर में खून को पंप करता है, ठीक है, और हमेशा धड़कता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। हमारे शरीर का कोई भी पार्ट अगर काम करना बंद कर देते हैं तो हम मरते नहीं हैं, चाहे वो हमारी टांगें हों, चाहे हमारे हाथ हो, चाहे हमारी आँखें हों, लेकिन दिल ऐसी चीज़ है जो हमेशा धड़कता है, हमेशा काम करता है, हर वक्त काम करता है, जिससे हमारी सांसें चलती हैं, हम जिंदा रहते हैं दिल की वजह से। वो हमारा अंदर फिक्स होता है, ठीक है, इस रिब केज के अंदर। एक तरह से वो इसकी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि ये ऊपर इसके हड्डियाँ हैं, अब देखिए प्रोटेक्ट होता है इसके अंदर। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टूल्स विदाउट बेंडिंग देयर नीज। आप किसी फ्रेंड्स को अपने टूल्स को टच करने के लिए बोलिए, अपने नीज को, घुटनों को मोड़े बिना। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, आप नेक से स्टार्ट कीजिए। मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। नेक से स्टार्ट कीजिए, मूव योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को मोड़िए डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर, ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, अपने आप जो आपकी फ्रेंड है उनके पीछे अपनी उंगलियों को मोड़िए, ठीक है। वो क्या फील करते हैं, व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन, मतलब उन्हें क्या फील होता है अगर आप किसी को टच करते हो किसी की बैकबोन के ऊपर, तो कैसा फील होता है उन्हें। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। ये बहुत ही छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जिन्हें वर्टिब्रेट बोला जाता है, ठीक है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट्स। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट्स। देखिए आपकी बैकबोन की जो चेन होती है एक तरह से, वो 33 हड्डी से बनी हुई है। देखिए छोटी छोटी हड्डियाँ, ये देखिए ये जो हमारी बनी हुई है 33 है, ये सारी 33 हड्डी से बनी हुई है, ठीक है। वर्टिब्रेट। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। रिब केज इन छोटी हड्डियों से जुड़ा होता है। अब देखिए ये जॉइंट देखिए, ये हमारा एक रिब केज यहाँ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, और ये हमारी हड्डी लंबी है। वर्टिब्रेट्स। इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, अगर हमारी बैकबोन एक ही लंबी हड्डी होती तो हम क्या होता, मुड़ ना पाते, हमारे शरीर, हमारी बॉडी मूव ना कर पाती। जैसे अब हमने बॉडी को आगे पीछे मोड़ लेते हैं तो हमारा शरीर फ्लेक्सिबल ना होता, हम मुड़ ना पाते, हम सीधे ही खड़े रहते हैं हमेशा, हम सीधे खड़े होते हैं, हम कभी भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। अगर हमारे शरीर एक ही हड्डी होता, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, क्या आपका फ्रेंड बेंड कर पाता, क्या मुड़ पाता आपका शरीर, नहीं। मेक योर फ्रेंड stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. अपने फ्रेंड को आप बोलिए कि वो खड़ा हो जाए with both hands, अपने दोनों हाथों के साथ pressed, मतलब जोड़ के, to the wall की तरफ हाथ जोड़ के अपना खड़े हो जाए, and ask her to push the wall, और वॉल को धक्काने की कोशिश कीजिए। Do you notice two bones on the wall back are prominent where the shoulders are? क्या आप फील करते हो, ये देखिए, डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया, टू बोन्स, 2 हड्डियाँ, ऑन द बैक, आपकी बैक पर 2 हड्डियाँ, आर प्रोमिनेंट, बहुत ही इम्प्रोमिनेंट है, बहुत ही फिक्स्ड है, पक्की हैं, वेयर द शोल्डर्स आर, जहाँ पर शोल्डर्स है, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स, ठीक है। मतलब आप कौन सी बॉडी आपकी इफेक्ट हो रही है आपके इस प्रेस करने से, आप चलते हो तो टांगें की बोन्स मूव करती हैं, ठीक है। जब आप प्रेस करते हो अपने हैंड्स जोड़ के, तो आपकी शोल्डर में जो हड्डियाँ हैं उनको प्रेस होती है, वो आपको फील होता है कि उन पर जोर पड़ रहा है, वो प्रेशराइज हो रही हैं आपके पुश करने से, तो उन्हें बोला जाता है शोल्डर्स बोन। जो आपकी शोल्डर से आपके जुड़ी हुई हैं हड्डियाँ आपके हैंड्स तक जाती हैं। ऑब्जर्व फिगर 18.3, ये देखिए 18.13, ये देखिए 18.13 है ये आपका। pelvic bones, ओके, केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ pelvic bones। ये pelvic bone का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए हमारे शरीर में कितने स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो आपस में एक जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग ढांचे बने हुए हैं। रिब केज का अलग ढांचा है आपके, फिर वो ढांचे पूरे जुड़े हुए हैं। हमारी बैक का ढांचा है, हमारे हिप का अलग ढांचा बना हुआ है, फिर लातों का ढांचा बना हुआ है, और सब ढांचे मिलकर एक ढांचा बनाते हैं स्केलेटन, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए pelvic bone, ये शुरू से हमारा शोल्डर जुड़े हुए हैं, ये देखिए ये हमारे शोल्डर जुड़े हुए हैं, ठीक है।
दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी। दे इनक्लोज मतलब वो काफ़ी करीब लाते हैं द पोर्शन ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का जो पोर्शन है, आपकी बॉडी में बड़े भाग है, वो काफ़ी करीब लाते हैं, मतलब जोड़ते हैं। बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, ये वो पार्ट है जहाँ आप बैठते हैं। ये पेट के नीचे का भाग है आपका। द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स, ये देखिए ये आपका भाग है, नीचे का भाग है आपका ये बैठने वाला, शोल्डर बोन्स है हमारा, ठीक है ओके। द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स, हमारा जो स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, वो भी कई हड्डियों से बनी हुई है। उसमें काफ़ी सारे बोन्स हैं, काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं, पर लेकिन उनमें फिक्स जोड़ होते हैं जिनको हम मूव नहीं कर पाते। हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारा जो सिर है वो पूरा का पूरा हिलता है, कभी भी अलग अलग पार्ट्स में नहीं हिलता। तो ये जॉइंट्स है, देखिए आप, जॉइंट टुगेदर इट इनक्लोजेस द एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। इट्स इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स, ये क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारी बॉडी का जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, जिससे पूरी शरीर को ऑर्डर मिलता है, जिससे पूरी शरीर, हमारी बॉडी में सारे काम होते हैं, जो पूरे शरीर बॉडी को मतलब एक तरह से चलाता है हमारा ब्रेन, उसका प्रोटेक्शन देता है ये हमारी खोपड़ी। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन, हमने काफ़ी सारी हड्डियों के बारे में और स्केलेटन के बारे में पढ़ा है, डिस्कस किया है। देयर आर मैनी some additional parts of the skeleton, ये कुछ एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन है, ठीक है, दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, जिनको मोड़ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, इन्हें कार्टिलेज बोला जाता है। वो पार्ट हमारी बॉडी के जिनमें हड्डियाँ नहीं होती, जो हम कहीं भी जिन्हें हम कहीं भी आराम से मोड़ सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे हमारे कान के नीचे का हिस्सा देखिए आप, कितना सॉफ्ट है, इनको मोड़ लेते हैं, इन्हें कुछ भी हमें दर्द नहीं होता, और इनमें हम कहीं भी इन्हें कहीं भी ऊपर साइड नीचे साइड अपना हमको बेंड कर सकते हैं। फील योर ईयर, आपने कानों को फील कीजिए। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट, क्या आप वहाँ कोई बोनी पार्ट, कोई हड्डियों का भाग शो करते हैं या फील करते हैं? नहीं। देयर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन्स देयर, नहीं, वहाँ कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। इजंट इट? डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब एंड द प्रोपोर्शनल पोर्शंस अबव इट, क्या आप ईयर लॉब, जो कान का लटकता हुआ हिस्सा देखिए, ये आपका जो लटकता हुआ हिस्सा है कान का, इसमें और अबव पोर्शन में कोई डिफरेंस आप फील करते हो? एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, जैसे आप इनके बीच में कोई प्रेस करते हो, देखिए यहाँ पर ये शीशे में है, इस शीशे में आप कोई फीलिंग और कोई आप ऐसा फील करते हो कि कोई डिफरेंस है? ये सबसे सॉफ्ट पार्ट है आपका, ये थोड़ा उससे थोड़ा यहाँ पे हड्डी है, बहुत सॉफ्ट हड्डी, आप इसको थोड़ा सा हार्ड फील करते हो, ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है आपका। देखिए इसे भी आप मोड़ सकते हो, देखिए इसे भी आप बेंड कर सकते हो। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, के हमारा जो स्केलेटन है वो काफ़ी हड्डियों से बना है। जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, काफ़ी हड्डियों से, जॉइंट से और कार्टिलेज से बना है। यू कुड फील, आप फील कर सकते हो, बेंड एंड मूव, आप फील करते हो, महसूस करते हो आप इनकी हरकतें, इनका प्रेजेंस आप फील होता है। आपको अपने शरीर में हड्डी फील होती है, आपको अपने शरीर में एक्टिविटीज़ फील होती हैं, आपको अपने शरीर में सॉफ्टनेस जो है, आपकी जो स्किन है कान के नीचे की, ये आपको फील होती है। उसके अलावा आप अपने शरीर में आप बेंड फील करते हो, आप बेंड कर सकते हो और आप मूव कर सकते हो, आप जहाँ चाहे जैसे चाहे अपने शरीर को घुमा सकते हो, आगे पीछे ले जा सकते हो, किसी को पोस्टली, किसी को थॉरली ले जा सकते हो, आप मूव कर सकते हो आप बॉडी के पार्ट्स। Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bones in our body. हमने अपनी बॉडी बोन्स के बारे में अपने पढ़ा है ना, हमने सीखा है जो बोन्स के बारे में। अबाउट जॉइंट्स एंड दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, और जॉइंट्स के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिफरेंट तरह से मूव करने में। द वे डू लेट्स फाइंड आउट। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, आप एक मुट्ठी बनाइए, ठीक है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, बेंड योर आर्म, अपनी एल्बो से बाजू मोड़िए। एंड टच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को टच कीजिए विद द थंब,
अंगूठे से। डू यू सी द एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या अपने अपर आर्म में कोई फील करते हो? या हमें प्रेशर फील होता है? टच इट विद द अदर हैंड, उसे किसी और हैंड से टच कीजिए, अदर हैंड से। आपने मुट्ठी बनाने को आप उसके बाद आप शोल्डर से अंगूठा लगाएंगे, आप टच करेंगे, एंड देन उसे और हाथ से अपने अपर आर्म को, मतलब कोहनी से ऊपर वाले पार्ट को आप टच कीजिए। डू यू ऑब्जर्व ए स्वॉलन रीजन इज द अपर आर्म? क्या आप वहाँ पे कोई सूजा हुआ एरिया फील करते हो? ऐसा फील करते हो कि वहाँ पे कुछ सूजन आ गई है, या आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, या कुछ कोई प्रेशराइज हो रहा है आपकी बॉडी के ऊपर? यस, उस आर्म को प्रेशराइज, वो हमारी जो पार्ट है अपर आर्म का, वो प्रेशराइज होता है। वहाँ पे कुछ एरिया फूल जाता है, जैसे कुछ स्वॉलन सूजन आ गई, ऊपर की ओर हो जाता है हमारा एरिया। हमारी जो ढांचा बना हुआ है, जितनी हमारी बाजू है, उससे कुछ फूल जाती है जैसे ऊपर की ओर। दिस इज मसल, इसे मसल कहते हैं। द मसल बज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन से होती है, संकुचन, मतलब आप इसको जब जोर से प्रेशर करते हो तो बाहर की ओर फूल जाती है, फिर जब छोड़ दे तो अंदर चली जाती है मसल हमारे। इट बिकम्स स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू द इट्स नॉर्मल पोजिशन, आप अपनी बाजू को नॉर्मल पोजिशन में ले आइए। इज इट व्हाट हैपन टू द मसल? मसल से क्या होता है, वापस चले जाते हैं। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या अभी भी ये संकुचित हैं? नहीं। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। आप अपनी लेग्स में भी बहुत ही कम संकुचन महसूस करते हो जब आप चलते हो या भागते हो। ठीक है। व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल्स बिकम शॉर्टर, मसल्स काफ़ी छोटी हो जाती हैं, स्टिफर एंड थिकर, मोटी हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, ये हड्डियों को खींचती हैं। और जब आप किसी बहुत हार्ड वर्क करते हो, अपने शरीर को मूव करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, चलते हो, दौड़ते हो, तो वो थकने के कारण आपकी जो मसल्स हैं वो बाहर की हो जाती हैं, और ये काफ़ी छोटी होती हैं। आपकी पूरी लात फूल कर बाहर नहीं आ जाती, कुछ पार्ट आपका फूल कर बाहर आता है, और ये हड्डियों प्रेशराइज होती हैं हड्डियाँ हमारी, चल चल के या भाग के या दौड़ के हार्ड वर्क करके, जिससे कि हमारी मसल्स बाहर की हो जाती हैं। और जब आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हो, फिर धीरे धीरे आपकी पोजीशन कम हो जाती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स, ये पेयर्स में काम करता है। व्हेन वन ऑफ दम कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई इनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब आप किसी हार्ड वर्क करते हो या अपनी लात में घुमाते हो या प्रेशराइज करते हो, तो क्या होता है, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। अदर मसल्स ऑफ द पेयर का एक जो जोड़ा है, जो मतलब हमारी मसल्स पेयर में होती हैं, लेकिन एक पेयर रिलैक्स करता है टू मूव द बॉन्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। टू मूव द बॉन्ड, जब हम उस उल्टी दिशा में अपनी बॉडी को, अपनी हड्डियों को मतलब चलाते हैं डायरेक्शन में, ऊपर अगली किसी और डायरेक्शन में अपनी बॉडी को मूव करते हैं किसी और दिशा के अंदर, तो क्या होता है, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बॉन्ड। जो रिलैक्स मसल होती है, जो मसल रिलैक्स कर रही होती है, वो हड्डियों को खींचती है टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसकी ओरिजिनल, इसकी जो रियल इस पोजीशन है उसमें इसको मूव करती है। मतलब आप जब दौड़ते हो तो एक मसल इसकी खींचती है और एक मसल इसको वापस लेके आती है उसी पोजीशन के अंदर। वाइल द फर्स्ट रिलैक्स, जो पहले रिलैक्स करती है, ए मसल कैन ओनली पुल, वही मसल खींचती है। इट कैन नॉट पुश, ये दबाई नहीं जा सकती। थस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव ए बॉन्ड। इसलिए दो मसल्स आपकी बॉडी को बॉन्ड को मूव करने के लिए काम करती हैं। मतलब जब भी आप काम करते हो, कुछ हार्डवर्क करते हो, तो एक मसल आपकी खींचती है, एक मसल रिलैक्स करती है, और दोनों वर्क मसल साथ में काम करती हैं। और जब पहले लेग रिलैक्स कर लेती है तो फिर मतलब जब रिलैक्स होती है तो दोनों आप एक तो आपकी बॉडी को खींच रही है, एक आपकी बॉन्ड को खींच रही है, क्योंकि वो काम कर रही है, और एक रिलैक्स कर रही है। और बाद में क्या होता है कि थस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, एक उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आती है उसको, मतलब नहीं खींचने देती। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, जब पहले आराम करती हैं, ए मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, ये सिर्फ खींचती है, दबा नहीं सकती। थस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, इसलिए दो मसल्स इकट्ठी काम करती हैं आपकी।
व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, सॉरी ओके। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? क्या मसल्स को और बोन्स को हमेशा ज़रूरत होती है? क्या हमेशा मूवमेंट मांगती हैं? क्या हमेशा चाहती हैं कि उन्हें मूव किया जाए, हिलाया डुलाया जाए? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? और जानवर जो है वो कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या उनकी भी हड्डियाँ होती हैं? यस, हड्डियाँ हर बॉडी में होती हैं, हर क्रिएटिव में होती हैं, हर क्रिएचर में होती हैं, हर जानवर में, हर बर्ड्स में हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अलग अलग शेप की, अलग अलग मात्राओं की। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और ए स्नेल? अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें या हम स्नेल की बात करें, घोंघे की बात करें, आपने कभी अर्थवॉर्म देखा होगा बच्चों? अर्थवॉर्म का मतलब होता है कीड़ा सा होता है, लंबा सा, से कृमि कहते हैं हिंदी में। वो अब देखिए रेंग कर चलता है, अपने अपर पार्ट पहले आगे उठाता है, फिर पिछला पार्ट उठाता है, फिर आगे का पार्ट उठाता है, फ्रंट, फिर बैक साइड उठाता है अपनी। तो इस तरह वो आगे रेंग के आगे को चलता है। क्या उनमें हड्डियाँ नहीं होती? क्यों वो उनका शरीर पूरा मूव कैसे कर पाता है? वो अपने पूरे शरीर को कैसे मूव कर लेता है कि कहीं भी उसके शरीर में कोई फिक्स जोड़ नहीं है, या ऐसा कोई जोड़ने का फिर शरीर ना हिले, का पूरा पूरा शरीर मूव करता है। वो जैसे चाहे अपने शरीर को वैसे घुमाता और आगे रेंग के चलता है। लेट्स स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट। आज हम मूवमेंट की मैनर की बात पढ़ेंगे। दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। ओके, गेट ऑफ एनिमल्स। अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म देखिए, अर्थवॉर्म पढ़ते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन ए गार्डन। आप किसी गार्डन में, पार्क में मिट्टी के ऊपर किसी अर्थवॉर्म को चलते हुए देखिए। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। आप इसको आराम से उठाइए एंड उस जगह रख दीजिए ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग, किसी ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर के ऊपर रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। आप इसके मूवमेंट को नोट कीजिए, ये कैसे चलता है। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। फिर आप इसे किसी स्मूथ ग्लास प्लेट पर रख दीजिए या किसी स्लिपरी प्लेस पर रख दीजिए, किसी फिसलदार, जहाँ बहुत स्लिपरी हो, जहाँ बहुत फिसलता हो, ऐसी जगह पर उसको रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। अब आप इसकी मूवमेंट दोबारा नोट कीजिए। नाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? क्या पेपर से डिफरेंट मूवमेंट है इसकी? पेपर पर ये कैसे मूवमेंट करता था और ग्लास पर या चिकनी जगह पर ये कैसे मूवमेंट करता है? क्या इसकी मूवमेंट में कोई डिफरेंस है? हाँ, ये अपने शरीर को पूरी तरह मूव नहीं कर पाता जब तक कि पूरी ज़मीन चिकनी ना हो, पूरी सतह चिकनी ना हो। In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? इन दोनों जगह में से आप क्या नोट करते हो कि किस जगह पर ये आराम से इजीली मूव कर पाता है, जल्दी चल पाता है और आराम से अपनी बॉडी को मूव कर पाता है? ऐसी कौन सी जगह है जो इसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है? द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। मतलब इसकी जो बॉडी होती है वो एक रिंग से बनी होती है, एक रिंग के अंदर एक रिंग, फिर रिंग के अंदर रिंग जैसे होती है, छल्ले में छल्ला डाला होता है, ऐसे में जैसे एक रिंग से बनी होती है पूरी की पूरी, ठीक है, जो एक अंत तक एक रिंग से जुड़े होते हैं। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। उसमें हड्डियाँ नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। उसमें सिर्फ मसल्स होती हैं जो इसकी बॉडी को एक्सटेंड करती हैं, मतलब ऊपर लेके जाती हैं, एंड शॉर्टन, फिर नीचे दबाती हैं, पुल करती है और पुश करती है। ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, देन इट फिक्स द फ्रंट एंड द रिलीजेस द रियर एंड। अर्थवॉर्म में हड्डियाँ नहीं होती। इसका जो पार्ट है, इसके जो मसल्स हैं, वही इसको एक्सटेंड और पुल और पुश करते हैं, इसको चलने में हेल्प करते हैं। आप देखिए इसकी बॉडी को पहले एक्सटेंड किया जाता है मसल्स की वजह से, उससे मसल्स फूलते हैं हमारे, तो अपनी बॉडी को मूव करता है, प्रेशराइज करता है। इसकी मसल्स ऊपर होते हैं, मसल्स की बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर इसको नीचे की ओर इसकी बॉडी को हिलाते हैं। इसकी हड्डियाँ, मतलब कोई हड्डी नहीं है जिससे कि इसका शरीर, ये कहीं भी अपने शरीर को किसी भी पार्ट से मोड़ सकता है। मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म है वो पहले एक्सटेंड करता है फ्रंट पार्ट को, अपनी बॉडी के फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है और फिर कीपिंग द रियर एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले फ्रंट पार्ट की बॉडी को एक्सटेंड करता है, ऊपर की ओर उठाता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, अपना बाकी जो बचा हुआ शरीर है वो बॉडी के ऊपर फिक्स कर लेता है, ग्राउंड के ऊपर जमा लेता है। देन ही फिक्सेस द फ्रंट एंड। फिर वो
जो आगे का एंड है उसको जमा लेता है एंड रिलीजेज द रियर एंड, और फिर पीछे के पार्ट को ऊपर उठाता है। मतलब पहले आगे का पार्ट जमाया, पीछे का आगे का पार्ट उठाया, आगे रखा, और पीछे का पार्ट अपना ग्राउंड पर जमा दिया। फिर पीछे का पार्ट उठाकर आगे के पार्ट को मूव करता है। तो धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए अपनी बॉडी को रेंग कर आगे लेकर जाता है। Keeping the rear motion fix the ground, then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. ये अपनी बॉडी को छोटा कर लेता है and pulls the rear end forward, और फिर अपनी पीछे के भाग को आगे करता है। मतलब बॉडी को छोटा करके आराम से अपनी बॉडी को छोटा बड़ा करते हुए और आगे और पीछे के पार्ट को मूव करते हुए आगे बढ़ता है। This makes it move forward by a small distance. This make it move forward by a small distance. ये मतलब छोटी थोड़ी दूरी दूरियाँ तय करता है। छोटी दूरी में इसकी बॉडी मूव होती है, आगे की ओर बढ़ती है, बहुत ही कम दूरी से मूव करती है, जैसे छोटे कदम होते हैं। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब एक्सपेंशन मतलब फैलाव और संकुचन, मतलब अपनी बॉडी को फैलाता है और फिर संकुचन होता है, फिर इसकी बॉडी छोटी हो जाती है, फिर फैलाता है, आगे लेके जाता है, फिर इसकी बॉडी छोटी हो जाती है, और इस तरह अपनी बॉडी को फैला के और संकुचित करके छोटा करके ये आगे मूव करता है। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, ये मिट्टी के द्वारा मूव कर पाता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, इसकी बॉडी एक सीक्रेट, एक ऐसी निकालती है, एक स्लाइमी निकालती है, जैसे एक लावा सा होता है, एक लावा जैसे एक लेस सी होती है, जैसे वो निकालती है इसकी बॉडी, जिससे इसकी बॉडी को ज़मीन पर जमने में हेल्प मिलती है और ये बॉडी के सॉइल के द्वारा आगे चल पाता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड? हाउ डज इट फिक्स पार्ट, इसका जो जमा हुआ पार्ट है, जो पार्ट जमाता है ये ग्राउंड के ऊपर और फिर अपनी बॉडी का टू द ग्राउंड, मतलब वो क्या करता है, कैसे काम करता है, वो जो पार्ट इसका ज़मीन पर जमा हुआ होता है ग्राउंड के ऊपर। Under its body, it has a large number of tiny bristles, hair-like structure, projecting out. इसकी बॉडी के अंदर एक हेयर की तरह के बरीक ब्रिसल्स होते हैं, टाइनी ब्रिसल्स, बहुत छोटे ब्रिसल्स होते हैं, एक हेयर की तरह ढांचा बना होता है। प्रोजेक्टिंग आउट, द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, जो ब्रिसल्स होते हैं आर कनेक्टेड विद मसल्स, जो मसल्स से जुड़े होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसल से जुड़े होते हैं और ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो उनकी इसको हेल्प करते हैं, एक ग्रिप, एक पकड़ अच्छी मजबूत बनाते हैं ग्राउंड से। मतलब ये जो ब्रिसल्स होते हैं ये इसकी बॉडी को मसल बनाते हैं, इससे मसल्स से जुड़े होते हैं ये, और ये मसल्स ही हैं जो ज़मीन पर टच होती है और फिर वो उसको बॉडी को अच्छी तरह ज़मीन से पकड़ पाती है, ग्रिप कर पाती हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, असल में जो अर्थवर्म होता है वो असल में खाता क्या है, इट्स वे, अपना खाना जो खाता है मिट्टी के द्वारा खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट ईट्स, इसकी बॉडी जो अनडाइजेस्टेड, जो नहीं पचता, उसके शरीर में नहीं पचा होता, वो उसकी बॉडी इसको बाहर फेंक देती है, बाहर निकाल देती है। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और ये जो एक्टिविटी है इसकी ये प्लांट्स को बहुत यूज़फुल बनाती है, जैसे खाद का काम करती है। मतलब इनका जो डंग होता है एक तरह से जो नहीं पचा होता, वो खाना इसके शरीर में से बाहर निकलता है, वो एक प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, मिट्टी के लिए बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए इसे किसान का दोस्त भी कहा जाता है। एक्टिविटी 6 लिखिए आप। ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इट्स इन फील्ड, आप किसी स्नेल को देखिए, घोंगे को देखिए किसी गार्डन के अंदर। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, क्या आप किसी शुरू के ऊपर एक राउंड फिगर देखा है जो अपनी बैक पर उठा के चलता है हमेशा, उसके अंदर उसका पूरा शरीर समा जाता है और फिर बाहर निकल जाता है, अपनी पूरी बॉडी को इसके अंदर डाल लेता है और फिर बाहर निकाल लेता है, एक गोल ढांचा होता है इस बैक के ऊपर। आप देखिए स्नेल, ये देखिए आप स्नेल कैसे स्ट्रक्चर पूरा का पूरा गोल है, ये गोल देखिए यहाँ से कैसे जा रहा है घूंगा, और ये इसकी बॉडी है, ये बॉडी पूरी इसके अंदर चली जाती है। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट्स द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये एक शेल कहलाती है,
एक जैसे शेल, जैसे एक आप शेल देखते होगे आप, जैसे जो शंख बजाते हैं एक तरह से, उसकी तरह एक इसकी बॉडी बनी हुई है, या इसको आउटर स्केलेटन भी बोलते हैं। आउटर स्केलेटन मतलब बाहर का ढांचा, बाहरी ढांचा स्नेल का, बट इट्स नॉट मेड ऑफ बोन्स, पर ये हड्डियों से नहीं बना हुआ। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इट्स इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द शेल इज ए सिंगल यूनिट, एक ही इकाई है वो, मतलब इसमें हड्डियाँ नहीं है, ना ही कोई जॉइंट है, एक ही पूरा का पूरा पार्ट एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है, एक ही यूनिट है, ये इकाई है, एक इकाई है। एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये इसकी कोई हेल्प नहीं करती किसी जगह से किसी जगह पे जाने में, मतलब चलने में इसकी हेल्प नहीं करती, वो तो बैक पर है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, ये अलग की जा सकती है, अलग खींची जा सकती है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट, एक ग्लास के ऊपर, प्लेट के ऊपर इसको रखिए। एंड वॉच इट, और इसका आप देखिए। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब ये चलना स्टार्ट करता है, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। आप आराम से ग्लास प्लेट को उठाइए, अलॉन्ग विद द स्नेल, घुंगा इसके ऊपर हो, आप प्लेट को लीजिए और इसके सिर, अपने सिर के ऊपर रख लीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, मतलब नीचे से आप इसकी मूवमेंट को फील कीजिए। अब ग्लास प्लेट पर इसको रखिए, अपने सिर के ऊपर रखिए और इसके चलने की मूवमेंट के, चलने की फीलिंग को फील करिए कि कैसा फील होता है आपको चलने से, कैसी मूवमेंट है इसकी। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। ए थिक स्ट्रक्चर, एक मोटा ढांचा, एंड द हेड ऑफ द स्नेल, और स्नेल का सिर, मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। मतलब एक, ये देखिए, एक मोटा ढांचा एंड द हेड ऑफ द स्नेल, एक स्नेल का सिर, में कम आउट, बाहर आता है, ऑफ एन ओपनिंग, खुले में आता है, इन द शेल, शेल में आता है, मतलब अपने शरीर को शेल में डालता है, फिर बाहर निकालता है, बाहर आता है, बाहर निकालता है, ठीक है, इस तरह वो मूव करता है। मोटा ढांचा और उसका सिर, स्नेल का सिर, वो इकट्ठा होता है, फिर बाहर निकलता है। द थिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फुट, इसके मोटे मोटे, मतलब जो इसका पैर है उसका मोटा ढांचा, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है इसका मोटा ढांचा पैरों का। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब आप इसको बहुत आराम से, पता नहीं क्यों, नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब आप ग्लास प्लेट को उतारिए। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, मतलब अब आप ग्लास में देखते हो कि इसके पैरों के निशान आप देख पाते हो। द वेवी मोशन, आप इसकी जो गति है, जो इसकी चाल चली है इसमें, उसके आप निशान या उसकी आप पहचान कर सकते हो ग्लास प्लेट के ऊपर। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म, आप देखिए उसकी जो चाल है, जो उसकी चलने की स्पीड है, जो उसकी मोशन है, गति जो है उसकी, क्या वो अर्थवर्म से डिफरेंट है, फास्ट है या स्लो है। ऑब्जर्व ए कॉकरोच, आप कॉकरोच देखिए, कॉकरोच में क्या है, कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइम्स एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, कॉकरोचेस होते हैं वॉक भी करते हैं, क्लाइम चढ़ते भी हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके 3 जोड़े पैर होते हैं। आप जो कॉकरोच देखिए, सबको डर लगता है कॉकरोच देखने से, आपने भी कॉकरोच घर में देखे होंगे, आम कॉकरोच आप देखते हो, स्नेल लोग होंगे तो आपको उसमें मिट्टी में दिखते हैं, पार्क में दिखते हैं, पर कॉकरोच आप घरों में भी देख सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन होते हैं। तो इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो उनको चलने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इनकी बॉडी बहुत हार्ड होती है, आउटर स्केलेटन बहुत हार्ड होती है इनकी, उसकी बॉडी उनकी ढकी होती है। आप देखिए कट भी जाएँ तो अलग करके भी चलते रहते हैं, 7 दिन तक जिंदा रहता है कॉकरोच, ये मरते नहीं हैं। इनकी बॉडी का पार्ट अगर कोई अलग हो जाए तो ये काम, अगर हम इनके सिर भी काट देंगे तब भी इनकी बॉडी चलती रहेगी। ये बर्फ़ में दब जाते हैं तब भी नहीं मरते, ये मिट्टी में दब जाए तब भी नहीं मरते, ये कितने दिनों तक मिट्टी में रह लेंगे, बर्फ़ में रह लेंगे, और फिर आराम से बाहर निकल के चलने लग पड़ेंगे। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स टुगेदर, ये इनकी बॉडी में, हम देखिए दिस आउटर स्केलेटन, इनका जो बाहरी जो ढांचा है, जो बाहरी ढांचा है इनका, इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, ये प्लेट से बना होता है, ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ी होती है इनकी प्लेटें, मतलब आप देखिए परते परते होती है इनकी स्किन के ऊपर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। दैट परमिट्स मूवमेंट, जो इनको परमिट करती हैं, इनको परमिशन देती हैं चलने के लिए, मतलब हेल्प भी करती हैं और जिनकी वजह से ये मूव कर पाते हैं।
इनके जैसे पंख पे पंख देखिए, अब इनकी जो बॉडी है देखिए, इसके नीचे भी और काफ़ी सारी लेग फ्लेक्स मिल जाएंगी इनको आपको। There are 2 pairs of wings attached to the body behind head. हेड के पीछे आप देखिए, ये हेड के पीछे 2 जोड़े इनके पंख होते हैं जिनसे उड़ते हैं ये। 2 pairs of wings attached to the body, बॉडी से अटैच होती हैं सिर के पीछे। The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs. Those near the legs move the legs for walking. इनमें भी मसल्स होते हैं, ठीक है, जो उनको इनकी बॉडी लातों के पास होते हैं, नियर द लेग्स, टांगों के पास होते हैं, जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, चलने में इनकी हेल्प करते हैं मसल्स टांगों के पास। इनके विंग्स, 2 बड़ी विंग्स सिर के पीछे, और इनकी बहुत सारी फ्लेक्स होती हैं जो उनकी चलने में मदद करती हैं, और इनके मसल्स टांगों के पास होते हैं जो उनको चलने में हेल्प करते हैं। When the cockroach flies, उनके द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, द बॉडी मसल्स, उनकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो उनकी विंग्स मूव द विंग्स को चलाती हैं, विंग्स को मूव करती हैं। वैन द जो उनको उड़ते हैं उनकी वो मसल्स उनके पैरों टांगों के पास होती हैं विंग्स, और जो उनके चलने में मदद करते हैं, और जो बॉडी विंग मसल्स होते हैं इनकी वो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स, अब आप बर्ड्स देखिए, ये देखिए बर्ड्स का स्केलेटन देखिए, आप बर्ड्स का स्केलेटन कैसे बना हुआ है, देखिए ये बर्ड्स का स्केलेटन है। अब बर्ड्स कैसे चलते हैं, जो वो कैसे मूव करते हैं, उनकी बॉडी कैसे काम करती है, देखिए। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, आपने पक्षी देखे हैं, जो बहुत प्यारे प्यारे पक्षी होते हैं, तोता, मैना, चिड़िया, कोयल, कबूतर, कितने आप देखते हो रोज़, तो कैसे मूव करते हैं, उनके फैदर हैं, उनकी हड्डियाँ हैं, उनका ढांचा कैसे है, उनमें मसल है या नहीं, उनकी हड्डियाँ कितनी हैं, कितने नंबर होते हैं उनकी हड्डियों में, या वो उनकी हड्डियाँ कैसे हेल्प करती हैं। वो वॉक करते हैं, वो वॉक भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं, दोनों करते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, वो आकाश में उड़ते हैं और ज़मीन पर चलते भी हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्नेवल्स आल्सो स्विम इन द वाटर, और कुछ पानी में तैरते भी हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, कुछ पक्षी आकाश में, मतलब पक्षी आकाश में उड़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी सूट होती है उनकी बॉडी फ्लाई के लिए, उनकी बॉडी फ्लाई करने के लिए ही बनी है। उनके पास पंख होते हैं जो फ्लाई करके उड़ते हैं, और उनके पंखों को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं, और फिर उन्हें मतलब जैसे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो, और उड़ पड़ते हैं पक्षी। और कुछ पक्षी पानी में तैरते भी हैं, तो तैरने के लिए भी उनके पास क्या होता है, उनके पाँव ऐसे होते हैं, उनके पाँव ऐसे जालीदार पैर होते हैं जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं। The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Their bones are hollow and light. उनकी हड्डियाँ बहुत ही हल्की होती हैं और बहुत ही मतलब हॉलो होती हैं, जैसे एक होलदार होती है ना हड्डियाँ, होलदार हड्डियाँ होती हैं, बहुत ही हल्की हल्की, पतली सी और हल्की। Their bones are hollow and light. The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. जो उनकी bones होती हैं, हड्डियाँ, hind limbs, जो उनकी limbs होती हैं, शिराएँ जो होती हैं, जो एक तरह से जो कन्वेयर होता है एक तरह का शरीर के अंदर, हाइंड पीछे की जो उनकी हड्डियाँ होती हैं, आर स्पेशल फॉर वॉकिंग, वो टिपिकल होती हैं, मतलब परंपरागत, मतलब एक तरह से फिक्स बनी हुई वॉकिंग के लिए, जो पीछे की हड्डियाँ होती हैं इनकी, एंड पर्चिंग, ठीक है। द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, जो उनका पीछे का भाग होता है, उनकी हड्डियाँ उनको पैर में चलने के लिए मदद करती हैं, और आगे की हड्डियाँ जो होती है, आगे का बॉडी पार्ट जो होता है पक्षियों का, वो उनके जो 4 लिम्स होते हैं, आगे की लिम्स मतलब एक तरह से उनको वो है लिम्स उनको हेल्प करते हैं उड़ने में, ठीक है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी जो कंधे की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स, जो छाती की हड्डियाँ होती हैं उनकी, are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. छाती की हड्डियाँ जो होती हैं वो किस लिए बनी होती हैं, to hold muscles को होल्ड करने के लिए, of फ्लाई करने के लिए, which are used to move the wings up and down, उनके विंग्स को अप और डाउन करने के लिए, मतलब उनकी पीछे की हड्डियाँ हैं चलने के लिए, आगे की हड्डियाँ उनकी उड़ने के लिए, उनकी चेस्ट बोन्स होती हैं वो उनको अप एंड डाउन करने के लिए हेल्प करती हैं। तो हर किसी क्रिएशन के अंदर अलग अलग हड्डियाँ, अलग अलग जो भी मूवमेंट है, चलना या दौड़ना या मुड़ना या तैरना या उड़ना,
तो उनके लिए अलग अलग बोन्स हैं, अलग अलग हड्डियाँ, अलग अलग मसल्स हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 8 देखिए आप, मेक अ पेपर बोट। अब एक पेपर की बोट बनाइए, एक कागज की नाव बनाइए बच्चों आप। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। आप इनको एक पानी की नाव बनाइए, कागज की नाव बना के उनको पानी में रखिए और उसको हल्का सा चलाइए, एक नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? क्या ये आसानी से पानी में जाती है? हाँ देखिए, कागज की नाव है, हमने इसको हल्का सा धक्का दे दिया, हल्का सा हाथ आगे कर दिया, तो क्या जाती है? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब आप एक पानी को, एक नाव को एक साइड पर रख दीजिए, ठीक है, और उसको पुश कीजिए पानी के अंदर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, चौड़े साइड से। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? क्या ये अब पानी में आसानी से जाती है जब आपने इसको इस साइड से किया था, मतलब आप साइड से करते हो तो पानी में डालो, या आप पानी में डालो तो कैसे जाती है? आपने साइड किनारे पर रख दी बॉट तो वो पानी में जल्दी मूव करेगी, या पानी में रखकर उसको हल्के धक्का में जल्दी मूव करेगी? डेफिनेटली वो जल्दी मूव करेगी जब आप उसको पानी में धक्का देते हो। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ ए बॉट इज समवट लाइक अ फिश? पानी की जो नाव की जो शेप होती है, यस, वो एक फिश की तरह होती है, दोनों साइड से पतली, नोकदार और बीच में से गोलाई चौड़ी, ठीक है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर दैन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। जो बॉडी है वो टेप करती है बोथ साइड्स को। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड। इस बॉडी को, इस शेप को स्ट्रीमलाइन्ड बोलते हैं। कि जैसे फिश की आप शेप देखिए, यहाँ से पतली, यहाँ से नोकदार, यहाँ से पतली और बीच में से चौड़ी है, ऐसी नाम होती है, इसको स्ट्रीमलाइन्ड बोलते हैं। इस शेप, द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट। शेप ऐसी होती है जिसके आसपास पानी बहता है, ठीक है। एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, कैन फ्लो अराउंड इट, मतलब इसके आसपास जो पानी बह सकता है वो उसको आराम से मूव करता है, इसको हेल्प करता है मूव करने में, जो पानी होता है। The skeleton of the fish is covered with strong muscles. जो skeleton of the fish, जो फिश का ढांचा होता है वो कवर्ड होता है स्ट्रॉन्ग मसल से, बहुत ही मजबूत मसल से उसका ढांचा कवर्ड होता है फिश का। ड्यूरिंग स्विमिंग, अब स्विमिंग के दौरान क्या होता है? मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। क्या होता है कि स्विमिंग के दौरान जो मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट, जो मसल्स होते हैं वो आगे के पार्ट को, बॉडी के आगे के पार्ट को कर्व कर देते हैं, मोड़ देते हैं टू वन साइड, एंड द टेल, जो टेल होती है, टेल पार्ट जो होता है उसका, वो स्विंग्स करता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। मतलब आगे के जो मसल्स हैं वो उसको एक साइड में मूव करते हैं, और जो स्विंग्स होती है, जो टेल होती है, वो दूसरी साइड मूव करती है। तो दोनों तरफ हिलने से उसकी बॉडी हिलती है और फिर आगे बढ़ती है। द फिश फॉर्म्स ए कर्व एज शोन इन फिगर 8.14। देखिए फिश जो कर्व करती है, मुड़ती है, एज जब भी आप देखो मछली देखिए कभी सीधी नहीं चलती, हमेशा मुड़ के चलती है। तो ये जो मुड़ने वाला काम है वो फिश मसल करता है, जो उनकी बॉडी को मूव करता है, और वो थोड़ी मुड़ के हिल के चलती है आगे, है ना। तो वो ये काम करता है। जो टेल होती है वो अपोजिट साइड में मूव करती है, तो इससे उसकी बॉडी हिलती है और आगे की तरफ चल पड़ती है। हम जब पानी में मूव करते हैं, हम जब तैरते हैं, क्या करते हैं, हम पानी को पीछे करते रहते हैं, है ना, अपनी पानी को पीछे से पैर हिलाते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी आगे बढ़ती है पानी में। तो उनकी बॉडी भी, उनके आगे के मसल्स जो होते हैं बॉडी के, वो उनको एक साइड पे ले जाते हैं, मतलब उनको उसका शेप एक तरफ मोड़ दिया, जैसे राइट साइड, और टेल उनकी हिल रही है दूसरी साइड। तो इससे क्या होगा कि उनके शरीर आगे की ओर बढ़ता है। Doing similar strain one side and the tail part swings toward the opposite side. The fish forms a curve as shown in figure 8.20. Then quickly, फिर बहुत जल्दी क्या होता है, the body and tail curve to the other side. फिर बॉडी जो होती है, the body and the tail curve to the other side. दोनों अदर साइड में
कर्व होता है, मुड़ते हैं। दिस मेक्स ए जॉक, एक झटका लगता है उनको, एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड, और बॉडी आगे रहती है। मतलब देखिए आप, उनकी जो आगे की बॉडी है वो एक तरफ जा रही है और पीछे की बॉडी उनकी दूसरी साइड में जा रही है। फिर क्या होता है कि दोनों उसका पार्ट मिलके, बॉडी और पार्ट मिलके उनका एक तरफ जाते हैं। जब दोनों पार्ट जब दोनों उनकी पार्ट जो बॉडी एक तरफ चले जाते हैं, एक मोमेंट में एक साइड है, फिर एक मोमेंट में दूसरी साइड है। जब दोनों साइड मिल जाती हैं तो झटके के कारण उनकी बॉडी आगे की ओर बढ़ती है। ए सीरीज ऑफ सच जग्स, ये जो जग्स का सीरीज होता है, मतलब झटके में झटका लगता रहता है उनको, मेक्स द फिश स्विम अहेड, आगे की ओर वो स्विम करती रहती है। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, उनकी फिन्स से होता है ऐसे, फिन्स ऑफ द टेल, उनकी फिन्स जो होती है, गिल जो होते हैं उनके, उनसे ऐसा संभव हो पाता है। मूवमेंट ऑफ फिश, अब देखिए मूवमेंट देखिए आप, ये देखिए इनकी मूवमेंट ने इसको इस तरफ मोड़ा और टेल उनकी इस तरफ है, हल्की से इस तरफ बड़ी, आगे की बड़ी देखिए, ये देखिए इस तरह अपोजिट साइड मुड़ रही है ये, और देखिए इस तरफ मुड़ रही है, मतलब झटके हिलते डुलते ये आगे की ओर बढ़ रही हैं। मूवमेंट इन फिश, ये मूवमेंट कैसे हो रही है इनकी, ये देखिए आप, कहीं इनकी पूंछ इस तरफ है, कहीं इनकी पूंछ इस तरफ है, टेल पार्ट में इन तरफ है, इस तरफ, तो क्या होता है बॉडी पार्ट इस तरफ ज़्यादा रहता है, टेल इस तरफ, जिसकी झटका लगता रहता है शरीर को, आगे की ओर शरीर का शरीर बढ़ता रहता है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प्स टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन। उनकी शरीर के अंदर और भी फिन्स होते हैं, और भी गिल होते हैं, सांस लेने के लिए भी होते हैं, और इसलिए भी होते हैं कि उनके शरीर को होल्ड किया जा सके, उनकी शरीर का बॉडी का बैलेंस बनाया जा सके, और साथ में उनको डायरेक्शन दी जा सके, एक दिशा प्रदान की जा सके उनको। वाइल स्विमिंग के दौरान, डिड यू एवर नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है, दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर्स फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। वाटर डाइवर्स जो होता है, जो पानी को मतलब विभाजित करता है, जो पानी को फैलाता है, वियर फिन लाइक फ्लिपर्स, जैसे फ्लिपर होते हैं ना, पहन लेते हैं, उनकी जो उनके पैरों के ऊपर जो फ्लिपर होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, एक तरह से जो एक जाला टाइप जो होता है, जैसे इनके जैसे एक चौड़ा साइड जो होती है इनके पैरों के ऊपर, आप देखिए ये जो है, आप देखिए ये जहाँ से इनकी पूंछ चौड़ी हो जाती है। ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। आप कई बार देखिए, आप गोताखोर जो होते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, वो जो तैरते हैं उनके पैरों में कुछ बड़ा सा चप्पल सी पहनी होती है, फ्लिपर की तरह लगता है, वो जो बहुत फैले होते हैं, वो उनके पैरों में मूव करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और वो इसीलिए होते हैं कि हमें मूव किस तरह करना है, क्योंकि फिश की पूंछ पहले चौड़ी होती है जो इनको मूव करने में हेल्प करती है। तभी जो इंसान होते हैं वो पैरों में ऐसी चीज़ पहनते हैं, चौड़ी चीज़, फ्लिपर जिनको बोला जाता है, ताकि वो पैनी से मूव कर सकें। ये चौड़ी चीज़ पानी को यहाँ वहाँ फैलाती है और फिर वो आगे बढ़ने में उनको मूव करती है। वाटर डाइवर्स मतलब होता है जो डाइव करते हैं, गोताखोर जो होते हैं। वियर फिन्स, ये फिन्स पहनते हैं, लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। आप देखते हो ना, जो पैरों में पैर चौड़े से पहने होते हैं, फिन्स बोलते हैं उनको। जैसे मछली के पैर चौड़े होते हैं, पीछे से टेल चौड़ी होती है, उसी शेप के बने होते हैं, ताकि वो हमें पानी में मूव करने में हेल्प करें, उनसे वो तैर पाते हैं। हाउ डू स्नेक्स मूव, अब सांप कैसे मूव करता है, सांप देखिए वो कैसे मूव करता है, उनको भी देखिए, उनके शरीर में क्या हड्डियाँ नहीं होती, वो मेरे शरीर को कुंडली मारता है, पूरा शरीर गोल कर लेता है और रेंग कर चलता है। और वो कभी भी देखिए, उसके शरीर में हड्डी क्या नहीं होती है, कि उनके शरीर का किस तरह ढांचा बना होता है, रिंग्स है, स्ट्रक्चर है, बिस्कल्स है, या क्या उनके शरीर के अंदर, वो कैसे मूव करता है और कैसे अपने शरीर को पूरा का पूरा बेंड कर लेता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर, क्या आपने कभी स्नेक को रेंगते हुए या स्लाइड करते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट, क्या आपके भी सीधा चलता है? नहीं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उसकी एक लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं, मोटे मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एवन थू दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, उन्हें बहुत मोटे मोटे मसल्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थू दे आर फार फ्रॉम द वन अनदर, जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, मतलब मसल्स बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन वो आपस में जुड़े होते हैं बैकबोन से और रिब से एंड स्किन से, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग मसल में डिस्टेंस है, लेकिन उनकी स्किन और रिब के जिनको जोड़ के रखते हैं। तो जैसे वो अपनी बॉडी ऊपर उठाता है, एक उनके मसल्स उनको ऊपर उठाने में हेल्प करते हैं और नीचे लाने में हेल्प करते हैं, पुश और पुल करने में। लेकिन उनकी पूरी बॉडी एक ही हड्डी से बनी होती है, लेकिन वो हड्डी सॉफ्ट होती है, तभी उनकी पूरी बॉडी मूव हो पाती है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, काफ़ी छल्ले होते हैं इसके अंदर, उनकी जो बॉडी होती है कर्व्स मुड़ जाती है।
इनटू मैनी लूप्स, कई छल्लों में। यस, जब हम कुंडली मारते हैं तो कई बार उसकी बॉडी पूरी गोल की गोल होती रहती है। आप देखिए कई छल्ले बन जाते हैं, कई गोले बन जाते हैं उसके शरीर के। ईच लूप ऑफ द स्नेक्स गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और देखिए कई छल्ले, हर छल्ला जो होता है ऑफ द स्नेक का हर छल्ला तो होता है गिव इट ए फॉरवर्ड पुश, मतलब आगे की ओर पुश करता है छल्ला, बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, मतलब धरती से ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको पुश करता है उसका छल्ला। जो छल्ले इसमें बने होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं उसको धरती से ऊपर उठा के आगे पुश करने में हेल्प करते हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप्स गिव्स दिस पुश, द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए वो छल्ला उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है और फिर वो आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि छल्ला अलग अलग है ना, तो उनकी बॉडी भी ऐसे से मतलब मूव करके चलती है, हिल हिल के, कभी वो सीधा नहीं चलता है। थोड़े किसी का ज़्यादा किसी का कम, आप कभी भी देखिए स्नेक कभी भी सीधा नहीं चलता, हमेशा थोड़ा बहुत मुड़ता है, मतलब दाएं बाएं होते हुए चलता है। वी हैव लर्न ऑलमोस्ट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स बाय फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हम कई जानवरों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी हड्डियों के बारे में। देखिए जैसे जैसे पक्षी हैं उनकी हड्डियाँ उस हिसाब से बनी होती हैं ताकि उनको मूव कर सके। उनके अंदर हड्डियों का जोड़ कैसा है, उनकी शोल्डर का जोड़ कैसा है, उनकी बैक बोन्स, उनकी पीछे की हड्डियाँ कैसी हैं, आगे की हड्डियाँ कैसी हैं, चेस्ट बोन्स कैसी हैं, कॉकरोच की हड्डियाँ कैसी हैं। क्योंकि उनको उड़ना है तो उनके अंदर उड़ने की मसल्स होंगे, उनको उड़ने में हेल्प करेंगे, उड़ने की हड्डियाँ होंगी। एक स्नेक के अंदर क्या है कि वो घुमावदार चलता है, तो उनके लूप्स हैं, वापस में दूर दूर हैं, दूर दूर मसल्स हैं जिनके पुश और पुल करते हैं और उनको आगे की ओर धकेलते हैं। लेकिन कभी सीधा नहीं चलते, क्योंकि जैसे जैसे अंदर लूप्स मूव करते हैं वैसे इनकी बॉडी मूव करती है। of different animals. Penny and Bujo have many questions in their sacks about the different movements in animals. बहुत सारी questions हमारे दिमाग के अंदर. So must you be having many questions, unanswered questions, sorry. So must you be having many unanswered questions buzzing in your minds. आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखिए वो कौन से क्वेश्चंस हैं. द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन दिस बुक गेट ऑफ एनिमल, एक बुक है, देखिए ग्रीक एक देश है, ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक के दार्शनिक जो हैं एरिस्टोटल, उनकी बुक है बुक गेट ऑफ एनिमल्स. ठीक है, उनके अंदर पूछा गया है आस्क हिमसेल्फ दीज क्वेश्चन, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. Why do different animals have the body parts that do have, and how these parts help animals to move the way they do? हर जानवर के अंदर या हर पक्षी के अंदर अलग अलग हड्डियाँ क्यों होती हैं या कैसी होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं, कैसे काम करती हैं उनको मूव करने में, और जो भी वो करते हैं, जो भी क्रियाएं या जो भी एक्शंस करते हैं वो उन्हें कैसे हेल्प करती हैं. मतलब उस बुक के अंदर पूरे जानवर, उनकी हड्डियाँ, उनकी मूवमेंट, उनकी सेल्स, उनके मसल्स के बारे में बताया गया है. अब वो कैसे मूव करते हैं, क्या क्या एक्शंस करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सी हड्डियाँ, कौन कौन से मसल्स है, कौन कौन से लूप्स किसी अंदर है, वो कैसे हेल्प करते हैं उनको उनकी एक्टिविटी करने में. What are the similarities and differences in these bodies parts between different animals? हर अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के अंदर उनकी समानताएं क्या और डिफरेंसेस क्या, अंतर क्या, ये उनके बारे में बताया गया है. How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? How many bodies? कितनी bodies parts, कितनी body के parts are needed by different animals for moving from place to place? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, कितनी बॉडी के पार्ट्स हैं तो काम करते हैं, क्या सारे पार्ट्स करते हैं, काम करते हैं, कुछ पार्ट्स काम करते हैं, पार्टली करते हैं, ये थोड़ा करते हैं. तो ये इसमें बताया गया है अलग अलग जानवर, अलग अलग उनकी हड्डियाँ, अलग अलग उनके पार्ट्स, अलग अलग उनके एक्शंस और अलग अलग उनकी हेल्प कैसे करते हैं. प्लेस टू प्लेस. वाई 2 legs 4 humans and 4 cows and buffaloes? मतलब इंसानों के 2 पैर 2 टांगे और जानवरों की, काऊ की, buffalo की 4 टांगे क्यों हैं. Many animals seems to be having an even numbers of legs. और कई पक्षियों की या कई जानवरों की बहुत सारी टांगे होती हैं, जैसे कि कॉकरोचेस की देख लीजिए आप, संडी बड़ी की देख लीजिए, बहुत सारी होती हैं, मधुमक्खी की देख लीजिए, वैसे बी की देख लीजिए, उसकी भी ज़्यादा होती हैं. वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ अवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अवर आर्म्स? हमारी लातों की जो लातों को मोड़ सकते हैं, टांगों को जो मोड़ सकते हैं, हमारे हाथों को मोड़ने से डिफरेंट क्यों है. ठीक है, हम हाथों को चारों तरफ घुमा सकते हैं, टांगों को चारों तरफ नहीं घुमा सकते, उनका मुड़ना भी अलग अलग है.
So many questions and perhaps we have looked for some answers through the activities in the chapters and we need to look for many more answers. हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे वीडियो में बताऊंगी आपको, और पढ़ेंगे हम कि उनकी मूवमेंट कैसे डिफरेंट होती है, कैसे कैसे मूवमेंट, कितनी कितनी मूवमेंट वो कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं, हाउ द कंप्लीट द मूवमेंट्स बाय विच bonds, by which bonds. Okay, thanks.